हेलो सक्सेस सीरीज एजुकेशन से आज हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 10वीं संस्कृत बोर्ड परीक्षा द्वितीय सत्र सैंपल क्वेश्चन पेपर विद आंसर। इस वीडियो में हम आपके सेकंड टर्म का जो संस्कृत का एग्जाम होने वाला है उसको डिस्कस करने वाले हैं कि उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और आपको किस तरह से उनको सॉल्व करना है। बहुत सारे बच्चों को संस्कृत का पेपर बहुत ज्यादा टफ लगता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आप अपने क्वेश्चन पेपर को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे कि आपको किस तरह से आसानी से अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको समय दिया जाता है होरा द्वयम, यानी आपको 2.5 घंटा मिलता है अपने पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद है संपूर्णांक 40, यानी आपको 40 अंक के लिए पूरा प्रश्न पत्र दिया जाता है, यानी सारे क्वेश्चंस में आपको 40 अंक डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। उसके बाद आपको कुछ सामान्य निर्देशा यानी कुछ कॉमन इंस्ट्रक्शंस दी जाती है, जिसको फॉलो करते हुए आपको अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना आपको दी जाती है। कृपया सम्यक्तया परीक्षणम कुर्वन्तु यत् अस्मिन् प्रश्न पत्रे 7 पृष्ठानि मुद्रितानि सन्ति, यानी आपका जो प्रश्न पत्र है वो पूरा 7 पृष्ठों का होगा, यानी वो 7 पेजेस में दिया गया होगा। अगली इंस्ट्रक्शन आपको दी गई है, कृपया सम्यक्तया परीक्षणम कुर्वन्तु यत् अस्मिन् प्रश्न पत्रे 9 प्रश्नाः सन्ति। अब यहाँ पर आपको दिया गया है कि कृपया आप ध्यान रखें कि आपको जो पूरा प्रश्न पत्र दिया गया है उसमें 9 प्रश्न आपको दिए गए हैं, यानी आपको 9 प्रश्न हल करने हैं, 9 प्रश्नों के आंसर आपको फिल करने हैं। अगली इंस्ट्रक्शन दी गई है, अस्य प्रश्न पत्रस्य पठनाय 20 निमेषाः निर्धारिता सन्ति। अस्मिन् अवधौ केवलं प्रश्नपत्रं पठनीयम्, उत्तरपुस्तिकायां च किमपि न लेखनीयम्। अब यहाँ पर आपको 20 मिनट मिलते हैं अपने प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए, यानी आपको 20 मिनट केवल अपने प्रश्न पत्र को पढ़ना है, उसको समझना है। ये आपको बेनिफिट है संस्कृत के एग्जाम में, आप प्रश्न पत्र को पढ़ना है, उसको समझना है। ये आपको बेनिफिट है संस्कृत के एग्जाम में। आपको उस 20 मिनट में कोई भी उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में यानी आंसर शीट में नहीं लिखना है, केवल आपको प्रश्न पत्र पढ़ना है। आपको जो वहां पर टीचर होगा वो आपको बता देगा कि कब आपको अपने आंसर शीट में उत्तर लिखने शुरू करने हैं। अगली इंस्ट्रक्शन आपको दी है, उत्तर लेखनात् पूर्वम प्रश्नस्य क्रमांकः अवश्यम लेखनीय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप अपना कोई क्वेश्चन फिल करते हैं तो उत्तर लिखने से पहले, यानी जब आप आंसर लिख रहे हैं तो उसमें आप ये जरूर लिखें कि आप कौन से प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो भी आप लिख रहे हैं उसको आप एक साथ लिखें। ऐसा ना करें कि पहले प्रश्न का आपने 2 आंसर पहले लिख लिए हैं और बाकी का भाग आप बाद में लिख लेंगे। आप पूरे के पूरे भाग एक साथ फिल करेंगे। अगली इंस्ट्रक्शन है, प्रश्न संख्या प्रश्न पत्रानुसारम एव लेखनीया, यानी जो आपके क्वेश्चन पेपर में प्रश्न संख्या है वही आप लिखेंगे। फिर कुछ गलत लिखा जाता है, आपके जो प्रश्नों की संख्या है वो थोड़ी गलत हो जाती है, लेकिन आपने उसमें ध्यान नहीं देना है। जो प्रश्न जिस प्रश्न संख्या के साथ क्वेश्चन पेपर में लिखा गया है आप उसी को जो है अपने आंसर शीट में लिखेंगे, जैसे का तैसा, यानी जैसा प्रश्न पत्र में है वैसे का वैसा आप उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। अगली इंस्ट्रक्शन है, सर्वेषां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृतेन लेखनीयानि, यानी आपको सभी क्वेश्चनों के जो आंसर है वो संस्कृत में ही लिखने हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको हिंदी में तो उसका आंसर पता है लेकिन आप संस्कृत में उसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसको हिंदी में लिख लेते हैं। ऐसा आपने नहीं करना है, उसके आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको अपने जो आंसर है वो पूरे के पूरे संस्कृत में ही लिखने हैं। अगली इंस्ट्रक्शन है, प्रश्नानाम निर्देशः ध्यानेन अवश्यम पठनीया, यानी आपको प्रश्नों के जो निर्देश दिए जाएंगे, आपके जो सारे क्वेश्चंस होते हैं उनके साथ साथ आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दी जाती है, उनको अच्छे से पढ़ना है और उनको फॉलो करना है, क्योंकि सभी क्वेश्चंस के अलग अलग इंस्ट्रक्शंस जो है आपको क्वेश्चन के साथ दिए जाते हैं कि उस क्वेश्चन में आपको क्या करना है। आप वैसा ही फॉलो करेंगे, नहीं तो आपके अंक कट सकते हैं। तो ये थी आपकी कुछ कॉमन इंस्ट्रक्शंस जो पूरे क्वेश्चन में आपको फॉलो करनी है। बाकी जो दूसरी इंस्ट्रक्शंस है वो आपको क्वेश्चन के साथ दी जाएगी, ताकि आप उस क्वेश्चन को उस इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग फिल कर पाएं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। वर्णात्मकः प्रश्नः 40 अंकः, यानी आपको यहाँ पर जितने भी ये क्वेश्चंस दिए जाएंगे पूरे सेकंड टर्म के, वो वर्णात्मक होंगे, यानी उसमें आपको कोई भी एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। सेकंड टर्म में आपको सारे के सारे वर्णात्मक प्रश्न होंगे।
अब पहला जो आपका पार्ट आता है वो आता है अपठितावबोधनम, यानी आपका अनसीन पैसेज टाइप आपको पूछा जाता है। उसके भी आपको क्वेश्चन से पहले इंस्ट्रक्शन दी जाएगी कि आपको कौन सा क्वेश्चन किस तरह से लिखना है। तो चलिए हम पढ़ते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपको इस तरह से पूछा जाएगा, अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। यानी जो आपको ये गद्यांश दिया गया है आपको उसको ध्यान से पढ़ना है और उसके अंत में आपको जो प्रश्न दिए गए हैं उसके उत्तर आपने संस्कृत में लिखने हैं। तो आपको ये गद्यांश ध्यान से पढ़ना है। आपको गद्यांश दिया गया है, एकदा सर्वे पक्षिणः मिलित्वा उलूकं स्वाधिपतिं विधातुं विचारितवन्तः तस्य अभिषेक वेलापि तै निश्चिता। ततो यदा अभिषेकोत्सवः प्रारब्धः तथैव कश्चित् वायसः तत्रागच्छत्। उलूकस्य अभिषेक समाचारं श्रुत्वा सो अवदत्, भो किं विचार्य भवद्भिः एषः दिवान्दः उल्लूकः राजपदे प्रतिष्ठापयितुं निश्चितः। अस्य देशस्य राजा एवं अंधो भविष्यति, तस्य प्रजा अपि तथैव भविष्यति। किं न श्रुत्वं भवद्भिः यथा राजा तथा प्रजा इति। ततः सर्वे अपि तस्य परामर्शं मत्वा यत्र तत्र प्रस्थिताः। जो ये इतना उल्लू को सभी पक्षी मिलकर जो है स्वाधिपति यानी अपना नेता बनाना चाह रहे हैं, लेकिन जब उसका अभिषेक बेला आती है तो वहां पर कहीं से एक वायसह यानी एक कौवा आ जाता है और वो जो है उस उल्लू के अभिषेक का समाचार सुनकर उनसे बोलता है कि इस जो दिन में नहीं देख पाता है, जो दिन में अंधा होता है, ऐसे उल्लू को राजपद में प्रतिष्ठित करने का निश्चय कैसे किया। क्योंकि आप लोगों ने नहीं सुना है क्या कि यस्य देशस्य राजा एवं अंधो भविष्यति तस्य प्रजा अपि तथैव भविष्यति, यानी जिस देश का राजा अंधा होता है उसकी प्रजा भी अंधी ही हो जाती है। क्या तुमने कभी ये नहीं सुना है कि यथा राजा तथा प्रजा इति, कि जैसा राजा वैसी प्रजा। तो उसकी ये सारी बातें सुनकर जो है सब वहां से इधर उधर चले जाते हैं। आगे पैराग्राफ में लिखा गया है, कथैषा पुरातानि परम यस्या तात्पर्यं तु यद्यपि अक्षरशः सत्यं। लोकतांत्रिक देशेषु यथा राष्ट्र प्रमुखो सर्वकारो वा तथा तस्य देशस्य स्थितिः भवति। देशेषु यथा राष्ट्र प्रमुखो सर्वकारो वा तथा तस्य देशस्य स्थितिः भवति। अतः राजपदे योग्य जनः एव प्रतिष्ठापयितव्य संप्रति यथा नेतारः तथा जनः। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि ये सत्य ही कहा गया है कि लोकतांत्रिक देश में जो है जो राष्ट्र का प्रमुख होता है वो सबका कर्ता धर्ता होता है, यानी जैसा देश होगा उसकी स्थिति जो है उसके राष्ट्र प्रमुख पर ही टिकी होती है। तो हमें जो है राजपद पर किसी योग्य व्यक्ति को बिठाना चाहिए, जैसा नेता होता है वैसी ही जनता हो जाती है। तो ये सब कुछ जो है इस गद्यांश में बताया गया है। लेकिन कई बार जो है आपको गद्यांश का मीनिंग समझने में डिफिकल्टी होती है, तो उसमें आप प्रश्नों के उत्तर किस तरह से देंगे ये हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पर अ में कहा गया है कि एक पदेन उत्तरत, यानी आपको एक पद में उत्तर देना है, यानी वन वर्ड में आपको उत्तर देने हैं। और लिखा गया है केवलम प्रश्न द्वयम, यानी केवल 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पर आपको चॉइस दी जाएगी, 2 अंक आपको मिलेंगे। तो आप किस तरह से प्रश्नों के उत्तर देंगे। जैसे आपको यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है, पक्षिणः किम स्वाधिपतिम विधातुम उद्यत, यानी पक्षियों ने किसे जो है अपना नेता चुना था। लेकिन अगर आपको इसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसका उत्तर कैसे देंगे। तो आप सबसे पहले अपने गद्यांश में जाएंगे और वहां पर इस तरह की कोई लाइन ढूंढेंगे जहां पर स्वाधिपतिम विधातुम इस तरह के अक्षर होंगे। तो आपने ध्यान दिया होगा कि आपकी पहली पंक्ति एकदा सर्वे पक्षिणः मिलित्वा उलूकम स्वाधिपतिम विधातुम विचारितवन्तः, तो इस पंक्ति में से आपका उत्तर है। तो आप यहाँ पर इसको देखेंगे और यहाँ पर है उल्लूकम, यानी सब पक्षियों ने मिलकर किसको अपना स्वाधिपति बनाने का विचार किया, उल्लू को। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा उल्लूकम। इस तरह से आप अपने उत्तर को ढूंढ सकते हैं। इसी तरह से अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यदा अभिषेकोत्सवः प्रारब्धः तदा क तत्रागच्छत्, यानी जब अभिषेकोत्सव शुरू हुआ तब वहां पर कौन आया। अगर आपको इसका आंसर भी नहीं पता है तो आप इसी तरह की लाइन को अपने पैराग्राफ में ढूंढेंगे। तो इस तरह की एक पंक्ति थी, तस्य अभिषेक बेलापि तै निश्चितः ततो यदा अभिषेकोत्सवः प्रारब्धः तथैव कश्चित् वायसः तत्रागच्छत्। तो यहाँ पर देखिए, अभिषेकोत्सव प्रारब्धः तदैव कश्चित् वायसः तत्रागच्छत्। तो क की जगह यहाँ पर वायसः है, यानी वहां पर कौवा आ गया था। तो इसका उत्तर होगा वायसः। तो आप केवल एक वर्ड लिखेंगे वायसः और आपके अंक आपको मिल जाएंगे।
अगला प्रश्न पूछा गया है, राजपदे कीदृशः जना प्रतिष्ठापयितव्य, यानी राजपद पर कैसे व्यक्तियों को प्रतिष्ठित करना चाहिए। तो इस तरह की पंक्ति को आप ढूंढेंगे जहां पर प्रतिष्ठापयितव्य जैसे वर्ड हों। तो वहां पर देखिए अंत में आपके पैराग्राफ में पंक्ति थी, अतः राजपदे योग्य जना एव प्रतिष्ठापयितव्या संप्रति एव नेतारः तथा जनः। तो यहाँ पर जो आपका प्रश्न है उससे मिलती जुलती पहली पंक्ति है और वहां पर लिखा गया है राजपदे योग्य जनः एव प्रतिष्ठापयितव्य। तो यहाँ पर कीदृशः की जगह है योग्य जनः। तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा योग्य जनः। इस तरह से आप अपने आंसर्स अपने पैराग्राफ में ढूंढ सकते हैं, सिर्फ आपको थोड़ा सा अपना माइंड यूज करना है। तो अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चंस पर। अब इसके अगले भाग में आपको कहा गया है पूर्ण वाक्येन लिखत, यानी आपको अब पूर्ण वाक्य में पूरे सेंटेंस में अपने आंसर्स देने हैं। और केवलम प्रश्न द्वयम, यहाँ पर भी आपको केवल 2 प्रश्न चूज करने हैं, एक को स्किप कर देना है। और यहाँ पर आपको अंक है 2-2 नंबर, यानी आपको इस पार्ट के 4 अंक मिलेंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है, वायसः उल्लूकस्य राजपदे प्रतिष्ठापन विषय किम अवदत्, यानी जो कौवा है उसने उल्लू का जो राजपद की प्रतिष्ठापन विषय था उसमें क्या बोला था। तो यहाँ पर भी देखिए, अगर आपको आंसर नहीं पता है तो आप इसी तरह के जो वाक्य होंगे उसमें अपने गद्यांश में ढूंढेंगे। तो वहां पर आपके पास एक इस तरह का वाक्य था, उलूकस्याभिषेकं समाचारं श्रुत्वा सो अवदत् भो किं विचार्य भवद्भिः एष दिवान्धः उल्लूकः राजपदे प्रतिष्ठापयितुं निश्चितः, यस्य देशस्य राजा एवं अंधो भविष्यति तस्य प्रजा अपि तथैव भविष्यति। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कौवे ने क्या कहा था वो आप अपने आंसर में लिखेंगे। तो आप पहले तो अपने क्वेश्चन से ही लिखेंगे कि वायसः उल्लूकस्य राजपदे प्रतिष्ठापन विषय अवदत्, किम को हटा देंगे और किम का आंसर आप यहाँ पर लिखेंगे कि यस्य देशस्य राजा एवंधो भविष्यति तस्य प्रजा अपि तथैव भविष्यति। ये कहा था कौवे ने उल्लू के जो अभिषेकोत्सव था उसमें कि अगर देश का राजा अंधा होगा तो प्रजा भी अंधी हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपने प्रश्नों के आंसर ढूंढेंगे। अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक देशेषु देशस्य कीदृशी स्थितिः भवति। तो इसका आंसर भी देखने के लिए आप पहले अपने गद्यांश में जाएंगे। वहां पर लोकतांत्रिक देश से रिलेटेड ये पंक्ति थी कि लोकतांत्रिक देशेषु यथा राष्ट्र प्रमुखो सर्वकारो वा तथा तस्य देशस्य स्थितिः भवति। यही पूरी पंक्ति जो है आप अपने आंसर में लिखेंगे, क्योंकि पूरे सेंटेंस में आपको आंसर लिखने के लिए कहा गया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, वायसः तत्र कदा आगच्छत्, कि कौवा वहां कब आया था। तो यहाँ पर आपको एक पंक्ति दी गई है, ततो यदा अभिषेकोत्सव प्रारब्ध तथैव कश्चिद् वायसः तत्रागच्छत्। कब आया था, जब जो है अभिषेकोत्सव प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पर आप ततो की जगह वायसः लिखेंगे, क्योंकि आप यहाँ पर उत्तर लिख रहे हैं क्वेश्चन से रिलेटेड। तो आप लिखेंगे वायसः, बाकी आप इसी तरह से लिखेंगे कि वायसः यदा उल्लूकस्य अभिषेकोत्सव प्रारब्ध। तो आप उल्लूकस्य भी लिखेंगे कि उल्लूकस्य अभिषेकोत्सव प्रारब्ध तथैव तत्रागच्छत्, कि जो कौवा था वो उल्लू का जो अभिषेकोत्सव प्रारंभ होने वाला था तब वहां पर आया था। तो इस तरह से आप अपने लॉन्ग क्वेश्चंस को भी अपने गद्यांश में आसानी से ढूंढ सकते हैं। अगले क्वेश्चंस को देखिए, अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षकम संस्कृतेन लिखत। इसका आपको 1 अंक दिया जाएगा। आपने जो है एक सही शीर्षक ढूंढना है, यानी आपने सही हेडिंग जो है अपने इस अनुच्छेद के लिए ढूंढनी है, वो भी संस्कृत में लिखनी है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि बुद्धिमान वायसः, या फिर चतुरा वायसः, या यथा राजा तथा प्रजा, या फिर योग्य राजा। तो आपको इनमें से जो भी सही शीर्षक लगता है वो आप अपने अनुच्छेद के लिए लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कौवे ने अपनी बुद्धिमानी का प्रमाण दिया है। उसने जो है उल्लू को सबका जो है प्रमुख ना बनाकर एक बुद्धिमानी का काम किया है कि जो उल्लू है वो दिन में नहीं देख सकता है, तो वो सही न्याय नहीं दे पाएगा। और वायसः भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि जो कौवा है वो खुद जो है पक्षियों का राजा बनना चाह रहा होगा, तो इसलिए जो है उसने उल्लू को ना बनने के कारण जो है सबको बताए। और ये भी कह सकते हैं कि यथा राजा तथा प्रजा, कि जैसा राजा होता है प्रजा भी वैसी ही होती है। तो ये सारे शीर्षक जो है आप अपने अनुच्छेद के लिए दे सकते हैं। आगे क्वेश्चंस देखिए, यथा निर्देशम उत्तरत, यानी जैसा निर्देश दिया गया है आपको उस तरह से उत्तर देने हैं। केवलम प्रश्न त्रयम, आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पर आपको 4 प्रश्न दिए गए हैं, इसमें से आप एक स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको हर प्रश्न के लिए 1-1 अंक दिया जाएगा, यानी ये वाला भाग जो है 3 अंक का होगा।
तो यहाँ पर देखिए पहला निर्देश दिया गया है, काकः इत्यस्य किम समानार्थक पदम गद्यांशे प्रयुक्तम, कि काकः जो ये पद है इसका समानार्थक पद कौन सा प्रयुक्त हुआ है गद्यांश में। तो कौवे के लिए गद्यांश में क्या प्रयुक्त किया गया है, वायसः। वायसः भी कौवे को कहा जाता है, तो गद्यांश में वायसः कहा गया है, तो वायसः कहा गया है, तो ये हमारा उत्तर होगा। दूसरा है, आगच्छत इति क्रियाया कर्तृपदम गद्यांशात चित्वा लिखत। यहाँ पर आगच्छत जो ये क्रियापद है ये किस कर्ता पद के लिए लिखा गया है गद्यांश में, ये आपने जो क्वेश्चन है ये ध्यान से समझने हैं। तो आगच्छत कौन आया था, यानी ये जो क्रिया है आने की, ये किसके लिए प्रयोग की गई थी, वायसः कौवे के लिए, क्योंकि कौवा जो है आया था। तो यहाँ पर ये हमारा सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, नवीनः इत्यस्य विलोम पदम गद्यांशात चित्वा लिखत, कि नवीन जो नवीन होता है नया होता है उसका उल्टा जो है गद्यांश में कौन सा पद जो है प्रयुक्त हुआ है, पुरातानी। पुरातानी होता है पुराना और नवीन होता है नया, तो नवीन का जो विलोम शब्द है वो गद्यांश में प्रयुक्त हुआ है पुरातानी, तो ये हमारा सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, दिवांदः उल्लुकः इत्यान्यो विशेषण पदम किम, इसमें जो ये दिवांदः उल्लुकः है इसमें विशेषण पद कौन सा है। तो दिवांदः उल्लुकः होता है उल्लू जो दिन में नहीं देख सकता, तो विशेषण क्या हुआ, जो दिन में नहीं देख पा रहा है, यानी दिवांदः। तो दिवांदः जो है वो हमारा विशेषण पद होगा दिवांदः उल्लुका का। तो इस तरह से जो है आप अपने प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो ये था हमारा अपठित गद्यांश। तो आप किस तरह से इसके उत्तर दे सकते हैं, अगर आपको गद्यांश भी समझ में नहीं आया है तो आपको ये ध्यान में रखना है, आपको हर एक लाइन को जो है ध्यान से पढ़ना है। अब हम आते हैं अपने अगले पार्ट पर। अगला पार्ट है आपका रचनात्मकम कार्यम, यानी अब जो है आपका रचनात्मक कार्य यानी लेखन कौशल जो होता है वो स्टार्ट होने वाला है। तो रचनात्मक कार्य आपके सेकंड क्वेश्चन से शुरू होता है। सेकंड क्वेश्चन है, भवान हार्दिकः भवान प्रतिदिनं चौमिन बर्गर इत्यादिकं त्वरित भोजनं खादति, स्वस्थ भोजनस्य महत्वं वर्णयन्तया अग्रजा भवनतं प्रति लिखिते पत्रे रिक्तस्थानानि पूरयित्वा पत्रं च पुनः उत्तरपुस्तिकायां लिखतु। ये जो है आपको 5 अंक के लिए पूछा जाएगा। अब जो ये सेकंड क्वेश्चन है इसमें आपको एक पत्र दिया जाएगा और उस पत्र में कुछ जो है आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए जाएंगे, उनको आपने पूरा करना है और पुनः उत्तर पुस्तिकाया लिखतू, यानी आपको उसको पूरे का पूरा दोबारा से अपने आंसर शीट में उतारना है। आपने ऐसा नहीं करना है कि आपने केवल इसके जो रिक्त स्थान है वही लिख लिए हैं, आपने इसको पूरा का पूरा अपने आंसर शीट में लिखना है। तो यहाँ पर हार्दिक नाम से किसी को पत्र लिखा जा रहा है जो प्रतिदिन चाउमीन और बर्गर इत्यादि जो त्वरित भोजन होता है उनको खाता है, और जो स्वस्थ भोजन होता है उसके महत्व को उसकी अग्रजा यानी उसकी बहन के द्वारा बताना है। उन्होंने पत्र में उसे बताया है स्वस्थ भोजन के बारे में, और यहाँ पर रिक्त स्थान दिए गए हैं उनको पूरा करना है आपको। और यहाँ पर आपको 10 जो रिक्त स्थान है वो दिए जाएंगे, यानी 10 फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, उनके लिए आपको 5 अंक दिए जाएंगे, यानी प्रत्येक रिक्त स्थान के लिए हाफ अंक जो है वो आपको दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं आपको किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। आपको इस तरह से जो है पत्र दिया जाता है, गुरुग्रामात दिनांकः। अब दिनांक के बाद जो ये डैश है ये आपका रिक्त स्थान नहीं है, फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है, इसमें आपने दिनांक लिखनी है जिस दिनांक में आपका पेपर हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई मार्किंग नहीं है, तो ये आपका कोई फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है। आगे देखिए, प्रिय हार्दिक डैश, यहाँ पर आपका पहला रिक्त स्थान है, यहाँ पर आपने फिल करना है। आगे दिया गया है, मया मात्रा लिखितम पत्रम प्राप्तम तेन डैश मया ज्ञातम यत् भवान संतुलित भोजनम न डैश प्रतिदिनं च चाउमीन बर्गर इति खादति डैश भोजनं स्वास्थ्याय सम्यक् न अस्ति, यदा कदा तु अस्य डैश कर्तुं शक्नोति, परं प्रतिदिनं डैश सेवन स्वास्थ्याय हानिकारकम्। आगे है, भोजनम एव डैश यता स्वस्थ शरीरे एव स्वस्थ मनः विकासः भवति, अतः भवान त्वरित भोजनस्य सेवनं डैश करोतु, स्वास्थ्यवर्धकं भोजनेव खादतु, अनेन भवान कदापि डैश न भविष्यति, भवान स्वस्वास्थ्य विषये जागरूकः तिष्ठतु इति मे अनुरोधः, भवदीया डैश हिमांशी।
अब यहाँ पर देखिए इस तरह से आपको पत्र दिया जाता है और यहाँ पर लास्ट में देखिए मंजूषा। मंजूषा मतलब आपको हेल्पिंग वर्ड्स दिए जाएंगे जहां से आपने इन फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। तो यहाँ पर आपको मंजूषा में शब्द दिए गए हैं त्वरित भोजनस्य त्यजतुम, पत्रेण सेवनम, ईदृशम ग्रहीतव्यम, स्नेहाशीष सेवेते, रुग्णः अग्रजा। तो ये सारे जो आपको हेल्पिंग वर्ड्स दिए गए हैं। तो आप इन हेल्पिंग वर्ड्स को किस तरह से अपने पत्र में भरते हैं, आइए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने इस तरह से फिल किया है अपने पत्र को कि आप किस तरह से अपने हेल्पिंग वर्ड्स को इस पत्र में एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स था। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या होता है, या तो अगर आप बड़े को लिख रहे हैं तो आप वहां पर प्रणाम करते हैं, छोटे को लिख रहे हैं तो आप आशीर्वाद देते हैं। तो आशीर्वाद के लिए आपका जो ये हेल्पिंग वर्ड्स है उसमें कौन सा वर्ड है, स्नेहाशीष। स्नेहाशीष यानी स्नेह भरा आशीर्वाद। तो ये जो है आप अपने छोटे भाई को लिखेंगे क्योंकि अग्रजा यानी जो बड़ी बहन है वो अपने छोटे भाई हार्दिक को पत्र लिख रही हैं। तो यहाँ पर आएगा पहले में स्नेहाशीष, तो हमारा एक वर्ड यूज हो गया। उसके बाद है मया मात्रा लिखितम पत्रम प्राप्तम, यानी मुझे माता के द्वारा लिखा गया पत्र प्राप्त हुआ है। तेन डैश मया ज्ञातम यत, उनके डैश से मुझे ज्ञात हुआ। कहां से ज्ञात हुआ, पत्र प्राप्त हुआ था इसलिए पत्र से ज्ञात होगा, राइट। तो यहाँ पर जो आपके वर्ड्स हैं उसमें से पत्रेण आपको शब्द दिया गया है तो आप उसको यूज करेंगे। तेन पत्रेण मया ज्ञातम यत भवान संतुलित भोजनम ना डैश, कि भवान कि तुम संतुलित भोजन नहीं कर रहे हो, राइट। अगर आप ऐसे करेंगे तो लिखेंगे कि तुम संतुलित भोजन नहीं ले रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो ले रहे हो या कर रहे हो के लिए आपके पास कौन सा वर्ड है आपके हेल्पिंग वर्ड्स में, सेवेते, यानी तुम संतुलित भोजन का सेवन नहीं कर रहे हो। आगे है प्रतिदिनम चाउमीन बर्गर इति खाद्यते, कि प्रतिदिन तो तुम चाउमीन और बर्गर खा रहे हो। डैश भोजनम स्वास्थ्य सम्यक ना अस्ति, ऐसा भोजन स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो ऐसे के लिए कौन सा वर्ड है यहाँ पर, ईदृशम, कि जो ये भोजन है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। आगे देखिए यदा कदा तु अस्य डैश कर्तुम शक्नोते, यानी जब कभी तुम ऐसे भोजन का सेवन कर सकते हो। तो यहाँ पर और कौन सा वर्ड है, सेवनम, यानी सेवन कर सकते हो। परम प्रतिदिनम डैश सेवनम स्वास्थ्य हानिकरम, परंतु प्रतिदिन जो है ऐसे भोजन का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। कैसे भोजन का, इसके लिए कौन सा वर्ड है, त्वरित भोजनस्य, जो ये जिसे हम फास्ट फूड कह सकते हैं, ऐसा भोजन जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है प्रतिदिन करने के लिए। आगे है स्वास्थ्यस्य तु संतुलित भोजनम एव डैश यत स्वास्थ्य शरीरे एव स्वास्थ्य मनो विकासः भवति, स्वास्थ्य के लिए संतुलित भोजन ग्रहण करना चाहिए या करना चाहिए क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होता है। तो लेना चाहिए या ग्रहण करने चाहिए, इसके लिए कौन सा वर्ड है, ग्रहीतव्यम, ग्रहण करना चाहिए। आगे है अतः भवान त्वरित भोजनस्य सेवनम डैश करोतु, इसलिए आप त्वरित भोजन का सेवन करने का त्याग कीजिए। तो आएगा त्यजतु करोतु, त्याग कर दीजिए। स्वास्थ्यवर्धकम भोजनेव खादतु, स्वास्थ्यवर्धक भोजन कीजिए। अनेन भवान कदापि डैश न भविष्यति, इसे आप भविष्य में कभी क्या है, रुग्णो मतलब बीमार नहीं पड़ेंगे। भवान स्व स्वास्थ्य विषय जागरूक तिष्ठतु इति में अनुरोध, आप जो है अपने स्वास्थ्य के विषय में जागरूक हों, ये मेरा अनुरोध है। भवदीया अग्रजा, आपकी बड़ी बहन हिमांशी। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपको इनके अर्थ समझ में ना आ रहे हो, तो यहाँ पर सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि सबसे पहले आप अंत और शुरू के जो आपके रिक्त स्थान है उनको फिल करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि शुरू में आशीर्वाद या प्रणाम होगा और लास्ट में जो है अगर भवदीय है तो यहाँ पर अनुज या फिर भ्राता होगा, या फिर भवदीया है तो अग्रजा, इस तरह के शब्द होंगे। तो यहाँ पर आप दो चीजें जो है आसानी से लिख सकते हैं। बाकी जो है आप थोड़ा सा जब पत्र को पढ़ेंगे तो उसको हिंदी में थोड़ा ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन तम चित्रम दृष्ट्वा मंजूषायां प्रदत्त शब्दानां सहायतया पंचवाक्यानि संस्कृतेन लिखत,
अब यहाँ पर देखिए आपको एक चित्र दिया जाएगा और उसमें आपको मंजूषा दी जाएगी यानी हेल्पिंग वर्ड्स दिए जाएंगे। तो आपको उन हेल्पिंग वर्ड्स को यूज करते हुए जो है 5 संस्कृत में वाक्य बनाने हैं उस चित्र के अकॉर्डिंग। यानी चित्र को देखना है और अपने हेल्पिंग वर्ड्स को देखना है और फिर जो है आपको 5 वाक्य बनाने हैं संस्कृत में। इसके लिए आपको प्रत्येक वाक्य के लिए 1-1 अंक दिया जाएगा। और यहाँ पर आप जो है छोटे वाक्य बनाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर आप बड़े वाक्य बनाएंगे, लंबे वाक्य बनाएंगे तो उसमें जो है मिस्टेक के ज्यादा चांसेस होते हैं। छोटे बनाएंगे तो मिस्टेक के कम चांसेस होंगे। और यहाँ पर आपको ये मेंशन नहीं किया जाता है कि आपको छोटे वाक्य बनाने हैं या लंबे वाक्य लिखने हैं। आप जो है छोटे वाक्य बना सकते हैं, आपको केवल 5 वाक्य पूरे करने हैं। जैसे यहाँ पर आपको जो चित्र दिया गया है वो एक ट्रैफिक का दिया गया है जिसमें जो वाले चालान कर रहे हैं। और यहाँ पर मंजूषा में आपको शब्द दिए गए हैं शिरस्त्राणस्य दंड शुल्कम आरक्षकः सुरक्षायै धारयित्वा दुर्घटनायै निर्बाधम आमंत्रणम शुल्क प्राप्ति पत्रम मोटरसाइकिल चालकः या आत्मरक्षायै। तो आप इन सारे शब्दों का यूज करके जो है 5 वाक्य बनाएंगे। इसी के साथ जो है आपको प्रश्न जो तीसरा है उसमें चॉइस दी जाती है। आगे देखिए, अथवा के साथ आपको कहा गया है मंजूषा प्रदत्त शब्दानाम सहायेन निम्नलिखित विषयम अधिकृत न्यूनाति न्यूनम पंचाभि संस्कृत वाक्ये एकम अनुच्छेदः लिखत। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपको मंजूषा दी गई है यानी हेल्पिंग वर्ड्स दिए गए हैं। उसकी सहायता से आपको एक अनुच्छेद लिखना है और उसके लिए आपको 5 वाक्य लिखने हैं, लेकिन संस्कृत में ही लिखने हैं। और विषय आधारितम, आपको विषय दिया गया है। यहाँ पर देखिए आपको विषय दिया गया है, यहाँ पर देखिए आपको विषय दिया गया है शाक आपणः यानी सब्जी की दुकान। तो यहाँ पर शाक आपणम जो विषय है उस पर ही आधारित आपको 5 वाक्य बनाने हैं। और मंजूषा में देखिए आपको शब्द दिए गए हैं विविधानि शाकानि पलांडु आलुकम कारवेलम मरीचिका वृंताकम वार्तिकी इत्यादिनी क्रेतारः विक्रेतारः जनसंपर्दः धनपत्राणि कोलाहलम उच्चै अहवयन्ति पंकयुक्ता भूमि अस्वच्छता अवकरः मक्षिकः महाघर फलानी। तो यहाँ पर जो ये शब्द दिए गए हैं इन शब्दों का यूज करके आपने 5 वाक्य बनाने हैं और 5 वाक्य का एक अनुच्छेद हो जाएगा जिसके लिए आपको 5 अंक दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको देखिए या तो चित्र को देखकर आपको 5 वाक्य बनाने हैं या फिर आपको जो ये विषय दिया गया है इस पर आधारित जो है शब्दों को यूज करके 5 वाक्य बनाने हैं। तो जो भी 5 वाक्य बनाने हैं, तो जो भी आपको आसान लगता है, जो भी आपको सही लगता है या जिस भी मंजूषा के शब्द आपको थोड़े आसान लगते हैं जिनका यूज करके आप वाक्य बना सकते हैं, आप उसी को चूज कीजिए। जैसे यहाँ पर जो आपको चित्र दिया गया था वो थोड़ा टफ लग रहा था, लेकिन यहाँ पर जो ये शाक आपणः विषय है उस पे जो ये शब्द दिए गए हैं उसमें से चाहे आपको संस्कृत अच्छी नहीं आती है तो कुछ शब्द यहाँ पर ऐसे हैं जो आप यूज कर सकते हैं। जैसे विविधानि शाकानि यानी बहुत सारी सब्जियां, जैसे आलूकम आलू, मिरीचिका यानी मिर्ची, इस तरह के वर्ड्स हैं। जैसे कोलाहलम यानी बहुत ज्यादा शोर, उच्चई ऊंचा, पंकयुक्ता भूमि यानी कीचड़ से रहित भूमि, अस्वच्छता यानी गंदगी, मक्षिका यानी मक्खी, फलानी यानी फल। इस तरह के बहुत सारे शब्द हैं जो आप यूज कर सकते हैं अपने 5 वाक्य बनाने के लिए। तो आपको जो भी सही लगता है, जो भी आसान लगता है, जिसमें आप गलतियां कम करें, आप उन्हीं को चूज करें। यहाँ पर 2 चीजें हैं, आप एक को चूज करेंगे ताकि आपके अंक अच्छे आए। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है अधोलिखितानि वाक्यानि संस्कृत भाषया अनुदय लिखत। तो यहाँ पर आपको संस्कृत भाषा में वाक्य बनाने हैं। केवलम वाक्य पंचम, केवल 5 वाक्य बनाने हैं। यहाँ पर आपको 6 या 7 वाक्य दिए जाएंगे जिसमें से आपको 5 वाक्य चूज करने हैं जिनको आप अच्छे से ट्रांसलेट कर पाए संस्कृत में। आपको यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो है वाक्य दिए जाते हैं ताकि आप आसानी से समझ पाएं और उनको संस्कृत में ट्रांसलेट कर पाएं। आपको 5 वाक्य चूज करने हैं। पहला यहाँ पर वाक्य दिया गया है घर के बाहर 2 बच्चे खेल रहे हैं, और यहाँ इंग्लिश में लिखा गया है 2 children are playing outside the house। तो यहाँ पर घर के बाहर 2 बच्चे खेल रहे हैं, तो आप संस्कृत में किस तरह से लिखेंगे? घर के यानी गृहात, बाहर यानी बही, 2 बच्चे यानी द्वौ बालकौ क्रीडतः या खेलतः, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। यानी गृहात बही द्वौ बालकौ क्रीडतः या खेलतः। दूसरा वाक्य है
मेघदूतम कालिदास की प्रसिद्ध रचना है, यानी मेघदूतम इज अ फेमस वर्क ऑफ कालिदास। तो आप इसको संस्कृत में कैसे कन्वर्ट करेंगे? मेघदूतम कालिदास की, कालिदासस्य प्रसिद्ध, प्रसिद्धा रचना है, कृति या रचना अस्ति। इस तरह से आप एक एक वर्ड को जो है कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। अगला वाक्य है, तुम सब कल क्यों नहीं आए थे? Why did not you all come yesterday? तो यहाँ पर देखिए yesterday की बात हो रही है, पिछले कल की, और पिछले कल को क्या कहते हैं? हया। तो यहाँ पर है तुम सब की बात हो रही है। अगर तू की बात होती तो लिखते त्वम, दो की बात होती तो लिखते युवाम। यहाँ पर है तुम सब, तो यहाँ पर लिखेंगे यूयम। तो यूयम कल, पिछले कल की बात हो रही है तो लिखें नहीं, किमर्थम आए थे, आगता या आगच्छत, यानी हम पास्ट की बात कर रहे हैं। तो यूयम हया किमर्थम आगच्छत या आगतः। आगे है, वे दोनों वहां जाएं, बोथ शुड गो देयर। तो इसको आप कन्वर्ट करेंगे, वे दोनों यानी तौ, वहां, तत्र जाएं गच्छताम, तत्र जाएं गच्छताम, त्रौ तत्र गच्छताम। इस तरह से आप कन्वर्ट करेंगे। अगला है, परिश्रमी जन सदैव सफल होता है, लेबोरियस पीपल ऑलवेज सक्सीड। तो परिश्रमी जन यानी परिश्रमी जनः सदैव, सदैव को सदैव ही कहते हैं, सफल, सफल को सफलः कहेंगे, होता है भवति। तो परिश्रमी जनः सदैव सफलः भवति। तो इस तरह से आप एक एक वर्ड को जब करेंगे तो आपको आसानी होगी अपने सेंटेंस को बनाने में। अगला दिया गया है, सभी छात्र निश्चय ही सफल होंगे, ऑल द स्टूडेंट्स विल श्योरली बी सक्सेसफुल। तो इसको संस्कृत में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सभी, सर्वे, छात्र, छात्राः, निश्चय ही, निश्चयेन या ननु, सफल होंगे, सफलः भविष्यन्ति। यानी ये जो है फ्यूचर की बात हो रही है तो भविष्यन्ति आएगा। ओके, तो सर्वे छात्रा निश्चयेन या सर्वे छात्रा ननु सफलः भविष्य, सर्वे छात्रा ननु सफलः भविष्यन्ति। आगे है, उस लड़की ने पुस्तक पढ़ी, दैट गर्ल रीड द बुक। तो उस लड़की ने यानी सा बालिका पुस्तक यानी पुस्तकम पढ़ी, अपठत या पठितवती। पढ़ी अर्थात ये पास्ट का सेंटेंस है, तो उस लड़की ने पुस्तक पढ़ी, सा बालिका पुस्तकम अपठत। तो इस तरह से जब आप संस्कृत में कन्वर्ट करते हैं अपने वाक्यों को, तो आप एक एक वर्ड को कन्वर्ट करें पहले, तब जाकर अपने सेंटेंस को पूरा करें। तो उस तरह से आपके सेंटेंस के गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगला पार्ट है पठिताब बोधनम। अब जो है आपकी जो पाठ्य पुस्तक है यानी जो आपकी टेक्स्ट बुक है, उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इससे पहले जो है ये सारे अपठित बोधनम थे, यानी ये जो है आपको पढ़ाए नहीं गए थे, ये आपकी पुस्तक से नहीं थे, लेकिन अब जो है आपकी पुस्तक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको पहला क्वेश्चन आपकी पुस्तक से आता है, क्वेश्चन नंबर 5। तो उसमें जो है आपको क्या पूछा जाता है? लिखत। अब जो है आपको यहाँ पर एक गद्यांश दिया जाएगा जो आपकी पुस्तक से ही होगा, यानी जो आपको चैप्टर्स दिए गए हैं आपके सेकंड टर्म के लिए, तो आप अपने चैप्टर्स को अच्छे से एक बार रीड कर लें, क्योंकि उसमें से आपको एक एक गद्यांश दिया जाएगा जिसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें आपको आंसर देने हैं। तो यहाँ पर जो आपको ये गद्यांश दिया गया है, ये आपका जो 8वां पाठ है विचित्रः साक्षी, उससे आपको पूछा गया है। और ये जो आपको गद्यांश दिया गया है, ये आपका चैप्टर के शुरू से ही दिया गया है। तो अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो ये आपको आसानी से समझ आ जाएगा, और इसके जो क्वेश्चंस है उनको आप सॉल्व भी आसानी से कर पाएंगे। तो आपको इस तरह से गद्यांश दिया गया है, कश्चित निर्धनो जनः भूरि परिश्रम्य कश्चित वित्तम उपार्जितवान। इसका अर्थ हुआ किसी गरीब व्यक्ति ने बहुत परिश्रम करके कुछ धन कमाया। तेन वितेन स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशम दापयितुम सफलो जाता। उस धन से वह अपने पुत्र को एक महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में सफल हो गया। ततन्या तत्रैव छात्रावासे निवसन अध्ययने संलग्नम संभूत। वह बेटा जो है वहीं छात्रावास में रहते हुए अध्ययन करने लगा, यानी वो जो है हॉस्टल में रहकर पढ़ने लग गया था। एकदा सौ पिता तनुजस्य रुगणताम अकर्ण्य व्याकुलो जातः पुत्रम द्रष्टुम च प्रस्थितः। यानी एक बार वह पिता बेटे की बीमारी को सुनकर जो है व्याकुल यानी दुखी हुआ और पुत्र को देखने के लिए चला गया। परमर्थकार्षेण पीड़ितः स बस यानम विहाय पदातिरेव प्राचलतः।
परंतु धन के अभाव के कारण यानी धन की कमी के कारण जो है वह दुखी होकर जो है बस को छोड़कर पैदल ही चल दिया, यानी वो पैदल चल पड़ा। पदातिक्रेण संचलन सायं समय अपसयो गंतव्यद दूरे आसीत, यानी पैदल चलते हुए शाम का समय होने पर जो है वह मंजिल से दूर था क्योंकि वो पैदल चल रहा था। निशांधकारे प्रसृते वृजने प्रदेशे पदयात्रा न शुभावः एवं विचार्य स पार्श्वस्थिते ग्रामे रात्रि निवासम कर्तुम कश्चित् गृहस्थम उपागत, यानी रात का अंधेरा फैलने पर जो है एकांत प्रदेश में यात्रा करना शुभ नहीं होता है। ऐसा सोचकर जो है वह पास के ही गांव में रात में रहने के लिए जो है किसी के घर में पहुंचा। करुणा परो गृही तस्मई आश्रय प्रायच्छत, यानी दयावान जो मालिक था उसने उसे आश्रय दे दिया। तो ये था आपका पैराग्राफ। तो इस पर आधारित जो है अब आपको प्रश्न पूछे जाएंगे जिससे आपको हल करना है। तो आपको पहला प्रश्न पूछा गया है, एक पदेन उत्तरत केवलम प्रश्न द्वयम, एक पद में आपने उत्तर देना है, यानी वन वर्ड जो है आपने उत्तर में लिखना है, यानी वन वर्ड जो है आपने उत्तर में लिखना है। और ये जो है केवल 2 आपने प्रश्न करने हैं। यहाँ पर भी आपको चॉइस है, 3 में से आपको 2 करने हैं, एक को स्किप कर देना है। और यहाँ पर प्रत्येक के लिए आपको हाफ जो अंक है वो निर्धारित किया गया है, यानी 1 अंक के लिए आपका ये अ पार्ट है। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह भूरी परिश्रम्य कश्चिद वितम उपार्जितवान, तो किसने जो है परिश्रम करके थोड़ा बहुत धन कमाया था। निर्धन, यानी निर्धन जन ने, यानी निर्धन जो व्यक्ति था उसने, यानी पहली जो पंक्ति है उसमें ही आपको इसका आंसर मिल जाएगा क्योंकि पहली पंक्ति में ही कहा गया है कश्चिन निर्धनौ जना भूरी परिश्रम्य कश्चिद वितम उपार्जितवान, यानी जो निर्धन जन है, निर्धन है जो, उसने जो है परिश्रम करके धन इकट्ठा किया था। दूसरा क्वेश्चन है, करुणा परो ग्रही तस्मय किम प्राच्छत, यानी लास्ट की जो लाइन है आपकी, करुणो परिग्रही तस्मय आश्रयम प्राच्छत, यानी जो दयावान मालिक था उसने जो निर्धन व्यक्ति है उसे क्या दिया था। उसने दिया था आश्रय, यानी रहने का स्थान। तो वो आप इसका उत्तर लिखेंगे आश्रयम। और तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निर्धनस्य पुत्रः कुत्र निवसन अध्ययने संलग्नः संभूत, यानी जो निर्धन का पुत्र था वो कहाँ रहकर जो है अपने अध्ययन करने लगा था। इसका उत्तर जो है आपको इस पंक्ति में मिल जाएगा जहां पर है ततन्य तत्रैव छात्रावासे निवसन अध्ययने संलग्न संभूत, यानी छात्रावास में। तो यहाँ पर लिखेंगे आप छात्रावासे। तो इस तरह से आप एक पद में उत्तर देंगे। अगला जो पार्ट है वो है पूर्ण वाक्य उत्तरत, यानी पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। केवल प्रश्न द्वयम, यहाँ पर भी केवल 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं, आपको एक को स्किप कर देना है। तो यहाँ पर आपको 1-1 अंक दिया जाएगा प्रत्येक प्रश्न के लिए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, पिता कथम व्याकुलो जाता, पिता क्यों व्याकुल हो गया था। तो इसका उत्तर भी आप अपने गद्यांश में इस पंक्ति को ढूंढकर करेंगे जहां पर लिखा है पिता तनुजस्य रुगंताम अकर्ण्य व्याकुलो जाता, यानी जो उसका पुत्र था उसके बीमार होने का जो समाचार उसे मिला था उसको सुनकर वो व्याकुल हो गया था, परेशान हो गया था। अगला प्रश्न है, निर्धना जना किमर्थम पदातिरेव प्राचलता। इसका उत्तर आप इस तरह से लिखेंगे कि निर्धना जना अर्थकार्षयेन पदातिरेव चलता, यानी जो निर्धन व्यक्ति था वो क्यों पैदल चल रहा था। अर्थकार्षयेन, यानी उसके पास धन की कमी थी इसलिए वो पैदल चल रहा था। अगला क्वेश्चन है, जना किम विचार्य पार्श्व स्थिते ग्रामे रात्रि निवासम कर्तुम कश्चित गृहस्थम उपागतः। तो यहाँ पर जो व्यक्ति था, यानी जो निर्धन व्यक्ति था, उसने क्या विचार करके जो है साथ वाले गांव में रात गुजारने का निश्चय किया था। तो आप जो है अपने गद्यांश में जो लास्ट पंक्तियां हैं उसको आप स जना पार्श्व स्थिते ग्रामे रात्रि निवास कर्तुम कश्चित गृहस्थम उपागतः। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चनों के आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखितम पदांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। अब आपको यहाँ पर आपकी ही पाठ्य पुस्तक से एक पद दिया गया है, यानी एक पद्यांश दिया गया है। आपको जो है उसको पढ़ना है और उसके अनुसार जो आपको प्रश्न पूछे जाएंगे उसके उत्तर आपने संस्कृत में लिखने हैं। यहाँ पर आपको निर्देश दिए गए हैं बार बार कि आपको सारे उत्तर जो है संस्कृत में ही लिखने हैं।
और ये जो है आपको 3 अंक के लिए पूछा जाएगा। तो यहाँ पर जो आपको ये पद्यांश दिया गया है ये आपके 6th चैप्टर सुभाषितानी का 6th पद्यांश है। तो आपको इस तरह से दिया गया है, मृगा मृगई संगम अनुव्रजन्ति गावश्च गोभिः तुरंगास्तुरंगः मूर्खाश्च मूर्खैः सुधियः सुधीभिः सुधियः सुधीभिः समानशील व्यसनेषु संख्यम, यानी मृगा मृगही संगम अनुव्रजंती, यानी हिरण जो है हिरणों के साथ, गावश्च गोभिः यानी गाय गायों के साथ, तुरंगाः तुरंगः यानी घोड़े घोड़ों के साथ, मूर्खश्च मूर्खई मूर्ख लोग मूर्खों के साथ, और सुधियः सुधी भी यानी विद्वान लोग जो है विद्वानों का अनुसरण करते हैं। यानी जो हिरण है वो हिरण का अनुसरण करता है, और जो गाय है वो गाय का अनुसरण करती है, घोड़ा जो है घोड़ों का अनुसरण करते हैं, और जो मूर्ख है वो मूर्ख अनुसरण करते हैं, और जो विद्वान लोग हैं वो विद्वानों का ही अनुसरण करते हैं। समानशील व्यसनेषु संख्यम, यानी जो समानशील और स्वभाव होने पर मित्रता होती है, यानी जब आपका किसी के साथ स्वभाव मिलता है तब मित्रता होती है। यानी हिरण की हिरण के साथ होती है, गाय की गाय के साथ, घोड़े की घोड़े के साथ, और मूर्ख लोगों की मूर्ख के साथ ही होती है, और विद्वान की विद्वान के साथ ही होती है, और विद्वान की विद्वान के साथ ही होती है। तो इसके अनुसार आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला आपको कहा गया है एक पदेन उत्तरत, यानी एक पद में उत्तर देने हैं, केवलम प्रश्न द्वयम। यहाँ पर देखिए बार बार आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई है, आपको इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही अपने उत्तर देने हैं। यहाँ पर कहा गया है केवल प्रश्न द्वयम, केवल आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, और प्रत्येक के लिए आधा आधा अंक है, यानी इस भाग के आपको 1 अंक दिए जाएंगे। पहला प्रश्न है के मृगई सह अनुव्रजंती, यानी हिरणों का अनुसरण कौन करता है? मृगहा, यानी मृग ही मृग का अनुसरण करता है। दूसरा है सुधीभि से ते तिष्ठवंती, यानी जो बुद्धिमान लोग हैं उनके साथ कौन ठहरता है? सुधीयः, यानी बुद्धिमान लोग ही। अगला है गावः काभि सह अनुव्रजंती, यानी गाय का कौन अनुसरण करता है? गोभिः, यानी गाय ही, यानी गाय का अनुसरण गाय ही करती है। इस तरह से आप इनके उत्तर एक शब्द में देंगे, उत्तर एक शब्द में देंगे। अगला पार्ट है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, यानी पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए, यानी पूरे सेंटेंस में आपको उत्तर देने हैं। केवल प्रश्न द्वयम, यहाँ पर भी केवल 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, और यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1-1 अंक दिया जाएगा। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है केशु सख्यम भवती, किसके साथ आपकी मित्रता होती है? उत्तर है समानशील व्यसनेषु सख्यम भवती, यानी जो हमारे समान जिनका आचरण होता है, जिनका स्वभाव होता है, उनके साथ ही मित्रता होती है। दूसरा है तुरंगः कई सह अनुव्रजंती, यानी जो घोड़े हैं वो किसके साथ अनुसरण करते हैं? तो इसका उत्तर आप पूरा करेंगे तुरंगः तुरंगहि सह अनुव्रजंती, यानी घोड़े घोड़ों के साथ ही अनुसरण करते हैं। अगला प्रश्न है मूर्खः सुधिश्चय कई सह अनुव्रजंती, यानी जो मूर्ख और विद्वान लोग हैं वो किसके साथ अनुसरण करते हैं, यानी वो किसका अनुसरण करते हैं? तो आप इस तरह से लिखेंगे मूर्खः मूर्खई सुधीयः सुधीभिः सह अनुव्रजंती, यानी जो मूर्ख हैं वो मूर्खों का अनुसरण करते हैं, और जो विद्वान है वो विद्वानों का अनुसरण करते हैं। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चंस को फिल करेंगे। यानी देखिए एक छोटे से पद्यांश से भी आपको क्वेश्चंस किस तरह से फिल करने हैं ये आप इस तरह से कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है अधोलिखितम नाट्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। यहाँ पर भी 3 अंकों के लिए आपसे पूछा गया है। यहाँ पर ये जो नाट्यांश है, यानी आपका जो चैप्टर है उसमें से आपको एक अंश दिया गया है, आपको उसको ध्यान से पढ़ना है, और उस पर आधारित आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको फिर उन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और जो ये नाट्यांश दिया गया है वो आपके 7वें चैप्टर से सौहार्दम प्रकृते शोभा जो चैप्टर है उससे आपको पूछा गया है। तो आपको जो है सारे चैप्टर अच्छे से पढ़ लेने हैं ताकि आप जो है अच्छे से अपने क्वेश्चंस को फिल कर पाएं। तो यहाँ पर जो ये नाट्यांश आपको दिया गया है वो इस तरह से है। काकः, यानी कौवा कह रहा है, आम, हाँ, सत्यम कथितम तव्या, आपने सत्य कहा है, वस्तुतः वनराजः भवितुम तु अयमेव योग्यम, कि वास्तव में राजा बनने योग्य तो मैं ही हूँ। और पीकः, यानी कोयल जो है वो कहती है, उपसनः, यानी हंसते हुए वो कहती है, कथम त्वम योग्यम वनराजा भवतुम, कि तुम वनराज बनने के योग्य कैसे हो?
यत्र तत्र काका इति कर्कश ध्वनिना वातावरणम आकुली करोषि, यानी यहाँ वहाँ का की जो कर्कश ध्वनि है, कटु ध्वनि है, उसके द्वारा जो है तुम वातावरण को व्याकुल कर देते हो। ना रूपम, ना रूप है, ना ध्वनि रस्ती, ना ही आवाज है। कृष्ण वर्णम, काले रंग वाले। मेध्या मेध्य भक्षकम, यानी पवित्र अपवित्र खाने वाले हो। त्वाम कथम वन राजम मन्यामहे वयम, यानी जो कह काक बोलता है, अरे 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 किम जलपसी, क्यों जलती हो, यानी वो किसे कह रहा है, कोयल से कह रहा है कि तुम क्यों जल रही हो। यदि अहम कृष्ण वर्णम तरही त्वम किम गौरांगम, यानी यदि मैं काले रंग का हूं तो तुम क्या कोई गोरी हो। अपि च विस्मर्यते किम यत मम सत्य प्रियता तू जनानम कृते उदाहरण स्वरूपा, यानी क्या तुम भूल गई कि मेरी सत्य प्रियता जो है लोगों के लिए उदाहरण स्वरूप है, कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं हमेशा सच बोलता हूँ। अनृतम वदसी चेत काकः दशेत, यानी झूठ बोले तो कौवा काटे, इस प्रकार से, यानी ये जो कहावत है ये जो है उदाहरण के रूप में जो है लोग कहते हैं मेरे बारे में कि अगर झूठ बोलेंगे तो कौवा काट लेगा। आगे जो है नाट्यांश में कहा गया है, अस्माकं परिश्रमः ऐक्यं च विश्व प्रथितम, यानी हमारा जो परिश्रम है और एकता जो है वो विश्व प्रसिद्ध है, यानी जो कौ है वो विश्व प्रसिद्ध है, यानी जो कौवों की एकता होती है वो विश्व प्रसिद्ध है, और जो हम परिश्रम करते हैं वो भी विश्व प्रसिद्ध है, यानी सब जो है उसका गुणगान करते हैं। अपि च काकचेष्टा विद्यार्थी एव आदर्श छात्रः मन्यते, यानी ये भी प्रसिद्ध है कि एक काक चेष्टा वाला विद्यार्थी ही आदर्श छात्र माना जाता है, यानी जो परिश्रमी होता है और जो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करता है, सच बोलता है, वो विद्यार्थी जो है आदर्श विद्यार्थी माना जाता है। ये जो है कौवा अपने बारे में बता रहा है। तो पीकह, यानी जो कोयल है वो कहती है, अलम अलम, यानी बस करो बस करो। अति विकथने, यानी डींगे मारना बंद करो। किम विस्मर्यते यत, यानी क्या तुम भूल गए कि काकः कृष्ण पीकः कृष्ण को भेदः पीक काकयो बसंत समय प्राप्ते काको काको पीको पीको, यानी जो कोयल है वो कौवे से बोलती है कि तुम डींगे मारना बंद करो क्योंकि तुम क्या भूल गए हो कि तुम डींगे मारना बंद करो क्योंकि तुम क्या भूल गए हो कि कौवा काला होता है, यानी काको कृष्ण, पीको कृष्ण, यानी कोयल भी काली होती है। को भेदो पीक काकयो, यानी तो कोयल और कौवे में क्या अंतर है, अंतर बताते हुए कहती है, बसंत समय प्राप्ते, यानी बसंत ऋतु के आने पर काको काको पीको पीको, कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल होती है। ये क्यों कहती है वो, क्योंकि जो कौवा है वो काव काव ही करता है और जो कोयल है वो बसंत समय में जो है मीठे स्वर में गाना गाती है, जिससे जो है कौवे और कोयल में भेद पता चल जाता है। इस पर कौवा बोलता है, रे परभृत, कि अरे परवश कोयल, अहम यदि तव संतति ना पालयामी, कि यदि मैं तुम्हारी संतानों को नहीं पालता हूँ, तरही कुत्र स्यूपी कह, तो कोयल कहाँ है, यानी जो कोयल है वो अपने अंडे कहाँ देती है, कौवे के घोंसले में देती है। तो कौवा बोलता है कि अगर मैं तुम्हारी संतानों को ना पालूं तो कोयल कहाँ से आएगी। अतः अहम एव करुणा परम पक्षी सम्राट का कह, इसलिए करने वाला पक्षी सम्राट कौवा हूं। तो कौवा जो है अपनी इस तरह से प्रशंसा कर रहा है। तो अब जो है आगे इस पर आधारित आपसे कुछ पहला पार्ट आपसे पूछा गया है, एक पदेन उत्तरत केवलम प्रश्न द्वयम, केवल एक पद में आपको उत्तर देने हैं, यानी वन वर्ड में आपको आंसर देने हैं, और केवल 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जिसके लिए आपको हाफ अंक जो है वो दिया जाएगा, यानी इस पार्ट के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है, पीक काकयो भेद कदा ज्ञायते, यानी जो पीक काक है यानी जो कोयल और कौवा है उनका भेद कब ज्ञात होता है, यानी कब पता चलता है। तो इसका उत्तर होगा बसंत समय, यानी बसंत समय में, जहां पर आपको पद्यांश दिया गया था बसंत समय प्राप्ते काको काको पीको पीको, वहां से आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर उत्तर लिखेंगे आप बसंत समय। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क कर्कश ध्वनिया वातावरणम आकुली कुरोति, तो कौन जो है कर्कश ध्वनि से वातावरण को गंदा करता है। तो यहाँ पर है काकह, यानी कौवे की जो है कर्कश ध्वनि होती है, इसलिए काकह इसका आंसर होगा। इसका उत्तर भी आपको आपके नाट्यांश में 3rd पंक्ति में ही मिल जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कीदृशः विद्यार्थी आदर्श छात्रा मन्यते, कि कौन से विद्यार्थी जो है वो आदर्श छात्र माने जाते हैं। तो ये जो है कौवे ने कहा था कि अपि च काक चेष्टा छात्रा एव आदर्श छात्रा मन्यते। तो यहाँ पर आएगा काक चेष्टा, यानी काक की तरह चेष्टा वाले विद्यार्थी, यानी काक की तरह कौवे की तरह अनुसरण करने वाले छात्र जो है आदर्श छात्र माने जाते हैं। तो एक पद में इस तरह से आप उत्तर दे सकते हैं। अगला पार्ट देखिए, पूर्ण वाक्य उत्तरत केवल प्रश्न द्वयम। यहाँ पर भी कहा गया है कि आपको जो है पूरे सेंटेंस में उत्तर देना है और केवल 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, और यहाँ पर आपको हर प्रश्न के लिए 1-1 अंक दिया जाएगा, यानी 2 अंकों के लिए ये वाला पार्ट है। तो आपको पहला प्रश्न पूछा गया है, अंते काको पीकम प्रति किम वदति, कि अंत में कौवे ने कोयल को क्या कहा। तो यहाँ पर जो लास्ट में कौवे ने कहा है वो आप लिखेंगे कि अंते काको पीकम प्रति वदति, कि कौवे ने अंत में कोयल के प्रति कहा कि अरे परभृत अहम यदि तव संतति न पालयामि तर्हि कुत्र स्युः पीकः अतः अहम एव करुणा परम पक्षी राज काकः इति। तो ये जो है लास्ट की पंक्ति आप यहाँ पर पूरी की पूरी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, काको कदा दशेत, कि कौवा क्यों काटता है। तो यहाँ पर आपको एक कहावत दी गई थी, अनृतम वदसी चेत काकः दशेत, यानी झूठ बोलने पर कौवा काटता है। तो ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, क आत्मानं वनराजा भवितुम योग्यम चिंतयति, कि कौन जो है अपने आप को वनराज के योग्य मानता है। तो कौन मानता है, काकः। ये भी जो है आपको शुरू में ही मिल जाएगा, कि जहां पर कौवे ने कहा था कि आम सत्यम कथम त्वयाम वस्तुतः वनरोग्यम, उसने अहमेव यानी अपने आप को कहा था, और ये किसने कहा था, कौवे ने कहा था। तो यहाँ पर क की जगह आप काकः लिखेंगे, बाकी आप पूरे का पूरा जो है अपने क्वेश्चन से उतारकर पूरा वाक्य बना सकते हैं। तो इस तरह से आप पूर्ण वाक्यों के उत्तर दे सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मंजुषातः समुचित पदानि चेत्वा अधोलिखित श्लोकस्य अन्वयम् पूरयत, यानी आपको एक श्लोक दिया गया है, उसका आपने अन्वय को जो है पूरा करना है। अब यहाँ पर ये नहीं कि आपको पूरा का पूरा अन्वय खुद लिखना है, आपको अन्वय के भी जो है पार्ट दिए गए होंगे, वहां पर आपको मंजूषा दी गई होगी जिसमें आपको रिक्त स्थान दिए गए होंगे जो आपने अपने फिल इन द ब्लैंक्स में लिखने हैं और उसको पूरा करना है। और आपने केवल फिल इन द ब्लैंक्स को पूरा करके आंसर शीट में नहीं लिखना है, आपने जो है पूरे का पूरा जो ये अन्वय दिया गया होगा आपको उसको उतारकर अपने आंसर शीट में पूरे रिक्त स्थान के साथ लिखना है। तो आपको जो ये पद्यांश दिया गया है ये आपके 9वें पाठ के सुक्त्या पाठ से दिया गया है, जिसका ये पहला ही पद्यांश है। तो ये कौन सा है, पिता यच्छति पुत्राय बलाय विद्याधनम महत् पिता अस्य किम तपस्तेते इत्युक्ति सकृतज्ञता। यहाँ पर इसका जो अर्थ है वो इस तरह से है कि पिता यच्छति पुत्राय बलाय विद्याधनम महत्, यानी जो पिता है वो पुत्र को बचपन में महान विद्या रूपी जो है धन देता है। पितस्य किम तपस्तेते, यानी पुत्र के पिता ने जो है कितना तप किया, यह कहना जो है उस पुत्र की कृतज्ञता है। यानी जो पिता है वो बहुत मेहनत करता है, वो जो है अपने पुत्र को धन के रूप में विद्या रूपी महान धन देता है जो कभी जो है खर्च नहीं होने वाला है, जो हमेशा उसके साथ रहेगा। और ये जो है कृतज्ञता माननी चाहिए उस पुत्र को कि उसके पिता ने इतना तप किया है, उसको इतना महान धन दिया है। तो यहाँ पर इसका जो अन्वय है वो क्या होता है, यानी जिस तरह से आपने इसका आंसर दिया है यानी इसका अर्थ बनाया है, उसके अकॉर्डिंग जो है आपने इन जो संस्कृत के पद हैं उनको रखना होता है। तो यहाँ पर अन्वय आपको पहले से दिया है, लेकिन उसमें जो है कुछ रिक्त स्थान रखे हुए हैं, जैसे पिता डैश बालये महत् डैश यच्छति अस्य डैश किम तपः तपे इति डैश तत्कृतज्ञता। तो यहाँ पर जो मंजूषा है उसमें आपको 4 वर्ड्स दिए गए हैं, पिता उक्ति ही विद्याधनम पुत्राय। तो यहाँ पर आप किस तरह से इसे फिल करेंगे आइए देखते हैं। जैसे मंजूषा में आपको 4 वर्ड दिए गए हैं, पिता उक्ति विद्याधनम पुत्राय, तो आप लिखेंगे पिता डैश बलाय महत् डैश यच्छति। पिता बचपन में किसको देता है, पुत्र को, यानी पिता पुत्राय क्या देता है, विद्याधनम। तो यानी पिता पुत्राय बालये महत् विद्याधनम यच्छति।
आगे है यस्य डैश किम तपः यानी तप पिता ने, तो अस्य पिता किम तपः तपे इति डैश उक्ति तत्कृतज्ञता। यानी इसको आप सॉल्व करने के लिए ये भी देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर इति डैश तत्कृतज्ञता है, तो यहाँ पर इसका पूरे का पूरा एक वर्ड जो है आपके पद्यांश में दिया गया था, इत्युक्ति तत्कृतज्ञता। इस तरह से पूरा एक पद बनाया गया था, तो उसको जो है विच्छेद करके आप उक्ति अलग निकाल सकते हैं। तो आप अपने जो शब्द हैं उनको इस तरह से फिल करके अपने अन्वय को कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस प्रश्न में आपको जो है एक ऑप्शन भी दिया जाएगा, यानी अगर आपको अन्वय नहीं करना है तो आपको अगला इसका ऑप्शन दिया जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, आगे देखिए। अथवा में आपको दिया गया है मंजूषायाम सहायेन श्लोकास भावार्थे रिक्त स्थानानि पूरित्वा पुनः लिखत। ये भी आपको 2 अंक के लिए दिया जाएगा। यानी यहाँ पर कहा गया है कि मंजूषा की सहायता से, यानी जो हेल्पिंग वर्ड्स हैं उनकी सहायता से आप श्लोक दिया गया है उसका भावार्थ आपने पूरा करना है रिक्त स्थानों की सहायता से। यानी जो मंजूषा में आपको वर्ड्स दिए जाएंगे उनकी सहायता से आपने भावार्थ को पूरा करना है। पहले इसके ऑप्शन में क्या था, आपको अन्वय पूरा करना था, अब जो है आपको भावार्थ पूरा करना है और उसको पुनः लिखना है, यानी पूरा का पूरा लिखना है, केवल आपको रिक्त स्थान नहीं लिखने हैं, पूरा आपने अपने आंसर शीट में लिखना है। तो आपको किस तरह से पूछा गया है, आगे देखिए। आपको इस तरह से भावार्थ दिया जाएगा, अस्य भावो अस्ति यत् य मानवः डैश कल्याणम अधिकम च सुखम डैश स कदापि अन्येषां जनानां कृते अकल्याणकरम डैश न कर्तुम अपितु सर्वदा डैश कर्म कुर्यात्। तो यहाँ पर मंजूषा में देखिए आपको 4 वर्ड दिए गए हैं, इच्छति, कर्म, कल्याणकरम, स्वकीयम। तो यहाँ पर जो ये आपको भावार्थ दिया गया है इसका अर्थ क्या होगा, पहले आपको अर्थ पता होने चाहिए। जब आपको अर्थ पता होंगे तब आपको उनको फिल करने में आसानी होगी। तो ये भी जो है आपके चैप्टर 9 से ही आपका जो 7वां पद्यांश है वो पूछा गया है। तो इसका जो अर्थ है वो था कि जो मनुष्य जो है खुद का कल्याण और खुद सारा सुख चाहता है वह दूसरों के लिए गलत कार्य कभी नहीं करे। ये जो है इसमें कहा गया है कि अगर कोई जो है अपने लिए कल्याण चाहता है, अपने लिए सुख चाहता है, तो उसे भी ध्यान रखना चाहिए कि वो दूसरों के साथ कभी कोई गलत काम ना करें। तो इस तरह से जो है आप इसके अर्थ को पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि अस्य भावो अस्ति यत् य मानव, कि जो कोई जो है मानव जो है अपने लिए ये भाव चाहता है, डैश कल्याणम अधिकम च सुखम डैश, कि जो अपने लिए का है यहाँ पर स्वकीय, यानी जो अपने लिए कल्याण चाहता है, और अधिकम च सुखम डैश अपने लिए सुख चाहता है यानी जो अपने लिए सुख चाहता है, स कदापि हमेशा जना कृते अकल्याणम डैश, उसे जो है कभी भी दूसरे लोगों के साथ अकल्याण यानी दूसरों का बुरा डैश ना करो, दूसरों के साथ बुरा कर्म नहीं करना चाहिए, अपितु सर्वदा डैश कर्म कुर्यात्, बल्कि हमेशा जो है क्या कर्म करना चाहिए, हेल्पिंग वर्ड्स में है कल्याण कर्म, यानी उसे जो है सबके साथ जो है कल्याण कर्म करना चाहिए। तो इस तरह से जो है भावार्थ भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 8वें क्वेश्चन में आपको ऑप्शन है, या तो आप अन्वय पूरा कीजिए या फिर अपना भावार्थ पूरा कीजिए। लेकिन आपने ध्यान रखना है कि जिस तरह से हमने यहाँ पर उत्तर में लिखा है, आप इसी तरह से जो है पूरे का पूरा भावार्थ या फिर अन्वय जो है अपने आंसर शीट में उतारेंगे। केवल अपने जो आपके रिक्त स्थान है उन्हें नहीं लिखेंगे, वरना आपको अंक नहीं दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित कथांशम समुचित क्रमेण लिखत। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एक दी जाएगी जिसका जो क्रम है वो उल्टा पुल्टा होगा, यानी यहाँ पर सारे जो ये पंक्तियां हैं ये उल्टी पुल्टी दी जाएगी। आपको इनको क्रम में रखना है, यानी आपने इनको क्रम वाइज यानी लाइन वाइज रखना है, ताकि पूरे का पूरा जो कथांश है यानी जो कथा है वो समझ में आ पाए कि ये क्या है। तो ये जो कथांश है ये आपके 8वां जो चैप्टर है विचित्र साक्षी, उसका जो तीसरा पहरा है आपका, आप देख सकते हैं अपनी बुक में जाकर, वहां से दिया गया है। और वहां का जो ये पहरा है ये पूरा जो है उल्टा पुल्टा करके आपको कहा गया है। तो आपको इसे अच्छे से लाइन वाइज लिखना है। ये आप तभी कर सकते हैं अगर आपने अपना जो चैप्टर है वो अच्छे से पढ़ा है, क्योंकि जब आप अच्छे से पढ़ेंगे, कथा आपको पता होगी, तो आपको पता है कि कौन सी पंक्ति पहले आने वाली है। तो यहाँ पर देखिए, आपको पहले कहा गया है, यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एव चोरः आसीत्। इसका अर्थ है कि यद्यपि गांव का सिपाही ही चोर था,
तो ये पंक्ति तो बहुत नीचे आने वाली हो सकती है क्योंकि यहाँ पर साबित है कि यद्यपि गांव का जो सिपाही है वो चोर है। अगली पंक्ति है चोरः एव उच्चैः क्रोशितुमारभत चोरायम चोरायम इति। इसका अर्थ है चोर ही जोर से चिल्लाने लगा, यह चोर, यानी वो इस तरह से चिल्ला रहा था। अगली पंक्ति है चोरस्य पाद ध्वनिनाम प्रबुद्धो अतिथि चोर शक्यम तमन्वधावत अग्रहणाश्च एव विचित्रम घटत। इसका अर्थ है कि चोर के पैरों की आवाज से जो है जागा हुआ जो अतिथि है उसने चोर की शंका होने से जो है उसका पीछा किया और उसको पकड़ लिया, लेकिन विचित्र घटा। वो क्या घटा, यानी दूसरी बात ही विचित्र हो, क्योंकि जो अतिथि है उसने चोर की शंका होने पर जो उसका पीछा किया और उसको पकड़ लिया, लेकिन वहां पर क्या हुआ था, वहां पर जो चोर था वही जो है उस अतिथि को उल्टा पकड़कर जो है यह चोर इस तरह से कहने लग गया था। अब अगली पंक्ति है एव रात्रौ कश्चित चोरौ गृहाभ्यंतरम प्रविष्ट। तो ये पंक्ति जो है सबसे पहले आएगी क्योंकि इसका अर्थ है कि भाग्य की गति विचित्र है, उसी रात जो है उस घर में कोई चोर घर के अंदर घुसा, यानी जो वो निर्धन व्यक्ति था जिस घर में रुका था उसी रात जो है उस घर में चोर घुसा था। अगली पंक्ति है तत्क्षणमेव रक्षा पुरुषः तम अतिथिम चोरयम इति प्रख्याय कारागारे प्राक्षिपत। इसका अर्थ है कि उसी समय सिपाही ने उस अतिथि को ही चोर है ऐसा आरोप लगाकर जेल में डाल दिया। अगली पंक्ति दी गई है तस्य तारस्वरेण ग्राम वासिनः प्रबुद्ध। इसका अर्थ है उसने तेज स्वर में जागे हुए गांव के लोग अपने घर से निकलकर जो है वहां आए और बेचारे अतिथि को चोर मानकर जो है वो बुरा भला कहने लगे। अगला पंक्ति है तत्र निहतामेकम मंजूषायाम अयम पालयिता। इसका अर्थ है वहां रखी हुई एक पेटी को उठाकर ले गया। कौन ले गया था? चोर ले गया था। तो इस तरह से देखिए कितना उल्टा पुल्टा जो है यहाँ पर दिया गया है। जैसे अंत में दिया गया है ग्रामवासिनो स्वगृहात निष्कर्म्य अतिथिमेव चोरम मत्वा अभर्जितवान, यानी चोर समझकर जो है गांव वालों ने जो है उस अतिथि को ही जेल में डाल दिया। तो यहाँ पर ये सारी जो पंक्तियां हैं इसको आपने क्रम वाइज रखना है। तो आप किस तरह से रखेंगे आगे आंसर में देखिए। जैसे हमने यहाँ पर जैसी जो पंक्ति रखी गई थी उसके ही अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर लिखा है आपके अंकों को, लेकिन आप जो है यहाँ पर 1 2 3 4 भी लाइन वाइज क्रम वाइज लिख सकते हैं ताकि आपकी जो ये कथा है वो आसानी से पढ़ने वाले को समझ आ जाए। तो आप किस तरह से लिखेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जो सारे आपके पठित बोधनम प्रश्न थे, यानी जो आपकी पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न थे, इसके लिए आपने देखा कि आपको चैप्टर का हर एक पार्ट पता होना चाहिए, आपको कथा पता होनी चाहिए, कहानी पता होनी चाहिए, जो आपकी सुभाषितानी है या आपकी जो सूक्तियां हैं उनके श्लोक जो हैं वो आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए, उनके अर्थ पता होने चाहिए, तभी जो है आप अपने इस क्वेश्चन को अच्छे से फिल कर सकते हैं। और बाकी जो आपका अपठिताप बोधनम है, यानी जो आपका अनसीन साइड होती है, वो आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं उसकी ट्रिक भी आपको बता दी गई है कि आप जो है थोड़ा सा माइंड यूज करके जो है अपने सारे क्वेश्चन आसानी से फिल कर सकते हैं। तो ये था आपका क्लास 10th संस्कृत का सैंपल क्वेश्चन पेपर सेकेंड टर्म का, और आशा करते हैं कि इस सैंपल क्वेश्चन पेपर से आपको कुछ सहायता मिली होगी, जिससे आप अपने आने वाले जो संस्कृत का सेकेंड टर्म का क्वेश्चन पेपर होगा उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल सक्सेस सीरीज एजुकेशन को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।